बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा के इस लेक्चर के अंदर जो सेल का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 1, उसके साइटोप्लाज्म से स्टार्ट लेंगे और फिर साथ साथ हम देखेंगे कि उसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं, साइटोप्लाज्म से। देखिए, जहाँ तक लोकेशन का ताल्लुक है, साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली हम ये कहते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का जो पोर्शन है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये ज़ाहिर एक आप कह सकते हैं सेल का जो मेजर जो पोर्शन है वो यही बनता है। इसके अलावा न्यूक्लियर प्लाज्म भी है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ज़ाहिर न्यूक्लियस एक स्मॉलर स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है एक सेल के अंदर, तो इसलिए जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, इसे साइटोप्लाज्म का। अब ना अगर हम साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें एक याद रखिएगा कि 90% जो इसमें है वो वाटर होता है। 90% इसमें क्या है, वाटर, और 10% जो होती हैं ना इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। अब देखें, ये जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात हो रही है, सॉल्युबल पोर्शन में यूँ याद रखें कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में हैं। अब मिसाल के तौर पे इसमें आ जाते हैं जैसे अमीनो एसिड्स हैं, या इसी तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, डिफरेंट टाइप के आयंस हैं, या देखें मैं ऐसे यूरिया या अमोनिया की इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो स्मॉल इन साइज होते हैं और ये क्या होंगे, सॉल्युबल पार्ट बनाएंगे किसका, साइटोप्लाज्म का। तो ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादातर क्या होंगे, सॉल्युबल फॉर्म में। और इसी तरह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, और इनमें ख़ास तौर पे देखें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स में जो कई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि बिगर साइज़ की वजह से क्या कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। तो इस तरह से क्या होगा कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल ये दोनों हैं। फिर उसके बाद ना आप फर्दर इनकी कैटेगरीज भी बना सकते हैं, यानी वही मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो स्मॉल थे या लार्ज हैं, इनको हम फर्दर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखें, अगर कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाता है ना, उसमें डिफरेंट अगर आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि विच इज़ अ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, या विच वन इज़ ऑर्गेनिक, या विच वन इज़ नॉट ऑर्गेनिक, इस तरह के डिफरेंट स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। तो आपके जहन में होना चाहिए कि कौन से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है ना वो पहली बात साइटोप्लाज्म का पार्ट है, और दूसरी ये है कि उसमें कौन से जो है वो सॉल्युबल में है और कौन से इनसॉल्युबल में। अब देखें, जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए ना एक जो सॉल्युबल पोर्शन बनता है उसके लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं, साइटोसोल। और साइटोसोल को आप यूँ कह लें कि दिस इज़ अ सॉल्युबल पोर्शन या सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और एक याद रखिएगा, ये जो होता है ना जो सॉल्युबल पार्ट होगा, दिस विल मेक द ट्रू सॉल्यूशन। जो साइटोसोल वाला पोर्शन है ये क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा, यानी उसमें जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व फॉर्म है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं 100% डिज़ोल्व नहीं हो रहे, तो वो फिर क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द
कोलाइडल सोल्यूशन, यानी फिर वो जैसा कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रहे, पर्टिकुलरली जो बिगर मालिक्यूल्स होंगे तो दे विल मेक द कोलाइडल सोल्यूशन। और कोलाइडल सोल्यूशन जो है ना उसमें जो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसा मैंने कहा बिगर प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो इस तरह के वो कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं। लेकिन उसमें फिर आगे ना दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ की बेस पे ना जो कोलाइडल पोर्शन होगा उसको हम सोल और जेल इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सोल और जेल के अंदर। एक मिनट रोकिएगा यार। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। जो सोल वाला पार्ट है वो बेसिकली जो होता है ना वो ऐसा है जो कि नॉन विस्कस जिसको आप कहेंगे, और जो जेल वाला पोर्शन होगा दैट विल बी विस्कस पोर्शन। यानी ये दो यानी जो कोलाइडल है उसके फर्दर दो हैं, कौन सा जी, सोल और जेल। और ज़रा जेल अगर हम कह रहे हैं तो जेली की तरह से नहीं, यानी थिक वो पोर्शन होगा तो विस्कस पार्ट है, और जो सोल वाला होगा वो क्या है, नॉन विस्कस। अब इसमें एक और पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि अगर हम एक हिस्सा से ना सेल लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखिए मैंने ऐसे सेल बना दिया, ये जो उसके आउटर रीजन है ना आप इसको एक्टोप्लाज्म भी कह सकते हैं, और ये जो इनर रीजन होती है विच इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस दैट इज़ एंडोप्लाज्म। इसको ना यानी साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और एक्टोप्लाज्म पेरिफेरल पोर्शन होगा जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि इनर जो क्लोजर टू न्यूक्लियस पोर्शन है वो कौन सा है, एंडोप्लाज्म। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये भी एमसीक्यू में बात आ सकती है कि जो नॉन विस्कस है जो पोर्शन है वो आपको ये एंडोप्लाज्मिक मिलेगा, जबकि जो जेल वाला पोर्शन होता है वो आउटर है एक्टोप्लाज्म। उसके एक रीज़न है। अब देखें जैसे हमने ना पहले भी डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो उसमें हमने क्या देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो होते हैं ना देयर आर ए वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एंटरिंग और लिविंग अ सेल। तो इसका मतलब क्या है कि जो आ रहे हैं या सेल में से वापस जा रहे हैं, रिलीज़ किए जा रहे हैं, उनका नंबर क्या होगा, पेरिफेरल रीजन के अंदर ज़्यादा होता है। तो वो फिर क्या करेंगे, इस आउटर जो पोर्शन होगा उसके जेल लाइक अपीयरेंस बना देते हैं। और ख़ास तौर पे जैसा से एक सेल के अंदर स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिगर साइज़ के भी हैं, और वो ज़रा कोलाइडल तो बना रहे थे, तो वो क्या होगा, इसका जो नॉन विस्कस पोर्शन है यानी जो क्लोजर टू न्यूक्लियस है वो बनाएंगे। अब ना हम आते हैं नेक्स्ट इसमें जो एक साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की तरफ। तो देखें साइटोप्लाज्म ऐसा नहीं है कि वो यानी स्टेशनरी कंडीशन में हो, बल्कि उसमें साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लो भी करता है। तो जो साइटोप्लाज्म की जो फ्लो की जो एबिलिटी है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट का। जो साइटोप्लाज्मिक फ्लो वाली मूवमेंट है उसको आप क्या कहेंगे, दैट विल बी द स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अब ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है जिसमें वो एक सर्कुलर मैनर के अंदर जब वो साइटोप्लाज्म फ्लो करेगा, इसका अगर हम बेनिफिट देखें तो वो ये है, एक तो इसके साथ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। यानी ये बातें आपने सारी ये नोट करते जाना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स भी होगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, उसमें भी हेल्प करते हैं। सेकंड जो ना आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। देखिए अगर एक कोई भी कंपोनेंट है वो सेल के किसी एक पार्ट के अंदर वो क्या था, दैट वाज इन एक्सेस, बाकी उसमें नहीं था, तो वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट के दौरान क्या होगा, दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म फॉर स्ट्रीमिंग मूवमेंट, हाउ स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज़ प्रोड्यूस, तो उसके लिए एक आसान सा बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं,
क्योंकि ये आप लोगों ने ये पहले भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो अब चूँकि हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं MCQs के लिहाज से, एंटी टेस्ट के, तो इसमें जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं जो बेसिकली क्या हैं, पार्ट होती हैं या कंपोनेंट हैं साइटोस्केलेटन का। तो वो जो साइटोस्केलेटन होगा उसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट आती हैं 7 यानी जो होगा ना इनका माइक्रोन साइज़ होता है, यानी थिकनेस होगी। और ये एक आपने पढ़ा था वाइमेंटन प्रोटीन, उससे बने होंगे। वाइमेंटन सब यूनिट्स होते हैं ना, उसकी 3 चेन्स होती हैं, ये वही वाली हैं। तो जैसा ये मूव करती हैं, बेंड करेंगे, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। फिर देखें जो साइटोप्लाज्म है, जो पर्टिकुलरली अगर हम देखें जितनी भी सेल की जो ऑर्गेनेल्स होंगी, वो सारे के सारी जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो इसी के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगी। बाकी उसमें मैं ऑर्गेनेलिस की अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले, आप देखें जैसे सेंट्रियोल है, उसकी एक ख़ास लोकेशन बनती है, दैट इज़ प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस। फिर इसी तरह से अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो थ्रू आउट क्या होगा, एक यानी नेटवर्क ऑफ चैनल्स बना रहा होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इसी तरह से अगर हम देखें यानी वो जो थे राइबोसोम्स हैं, वो भी इसी तरह से फ्रीली फ्लोटिंग होंगे थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये नहीं है कि एक पोर्शन में ज़्यादा दूसरे में कम है, यानी आगे उनकी जो ऑर्गेनेलिस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपको नज़र आएगी। अब अगर क्लोरोप्लास्ट की मैं बात करूं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, अगर प्लांट सेल है तो उसमें जो है वो पेरिफेरल पोर्शन जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा नज़र आता है कि लाइट जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होगी। तो इसी तरह से अगर किसी एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो वो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, सेल के उस पोर्शन की तरफ जो है वो ज़्यादा मूव कर जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो वेरी करती जाती है। बाकी जिस तरह से हम ऑर्गेनेलिस के नंबर की बात करते आए हैं, अगर एक बॉडी है, चाहे वो प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी है, ऐसा नहीं होता कि उसमें जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं वो तमाम सेल्स के अंदर इक्वल नंबर में हों। अगर हम अपनी बात करें, मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो स्किन के सेल्स होंगे उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और है। जो मसल सेल्स होंगे उनका डिफरेंट होगा, या ब्रेन के सेल्स डिफरेंट है, यानी ब्रेन और मसल सेल में ज़्यादा होते हैं, स्किन के सेल में जो होंगे वो कम होंगे। तो असल में ये होता है कि वो डिपेंड करता है कि सेल का जो वो स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, तो उसके लिहाज से फिर क्या होंगी, ये ऑर्गेनेलिस होती हैं जिनको आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस कहते हैं, वो आपको मिलेंगी। अच्छा, अब ना एक बात का ये MCQ आ सकता है कि आपको वैरायटी ऑफ सेल्स दिए जा सकते हैं, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि विच सेल कंटेन्स साइटोप्लाज्म in the form of a layer, cytoplasm in the form of a layer, तो उसमें बिल्कुल आसान सी बात है कि देखें जो प्लांट सेल है पर्टिकुलरली उसमें आप क्या देखते हैं कि लार्ज साइज़ का सेंट्रल वैक्यूल आपको मिलता है। ये तो आप सब लोगों ने ये स्टडी किया हुआ है। अब देखें ये जो वैक्यूल होगा वो मैक्सिमम जो थी ना जो सेल की स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो साइटोप्लाज्म होगा वो फिर क्या है, जो पेरिफेरल पोर्शन होता है उसमें आपको मिलेगा। एक तो ये है, लेकिन बाज़ का तो MCQ ऐसे भी आ जाता है कि फॉर एग्जांपल देखें मैं प्लांट की टिश्यू बता देता हूँ, तो उसमें प्लांट की टिश्यूज़ जो होती हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसी तरह से एक जो मीज़ोफिल टिश्यू है, आप सक्लेरन कायमा ले लें, ठीक है। अब ना या कोलन कायमा ले लें, इनमें जो है वो साइटोप्लाज्म के अगर देखें तो सबसे पहली बात सक्लेरन कायमा डेड सेल्स हैं, उनके अंदर कोई आपको साइटोप्लाज्म नहीं मिलता, बल्कि उनके वही ना डेड वॉल्स होती हैं, साइटोप्लाज्म नहीं होगा। एक ये बात याद रखनी है। दूसरा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं उनके अंदर वैक्यूल नहीं होगा, और जो उनसे यंग सेल्स बनते हैं उनमें भी या वैक्यूल होता ही नहीं है या फिर अभी क्या स्मॉलर वैक्यूल्स बन रहे होते हैं। तो जिस तरह देखें स्मॉलर वैक्यूल्स हैं या कोई वैक्यूल नहीं है तो न्यूक्लियस भी सेंटर में होगा उसके। ये ख़ास तौर पे बात याद रखनी है, ये नहीं है कि ये तमाम सेल्स में न्यूक्लियस एक साइड पे है।
तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो यंग सेल्स हैं, इन विच लार्ज वैक्यूल हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड, तो उनमें क्या होगा, न्यूक्लियस सेंटर में होगा। और साथ ही ना दूसरी बात ये भी कि ये जो स्क्लेरन कायमा उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, साइटोप्लाज्म ज़रा वो डेड सेल है। अच्छा, इनमें जो है जो मीज़ोफिल सेल्स का मैंने नाम लिया, जो लीव के सेल्स होते हैं, या इवन कि आप ना एपिडर्मिस के सेल्स को भी देख लें, उनमें क्या होगा, लार्ज वैक्यूल होता है और साइटोप्लाज्म एक लेयर की फॉर्म में आपको मिलेगा। ये तो थे इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो साइटोप्लाज्म के लिहाज से सेल के। अब अगर हम जो साइटोप्लाज्म है उसके फंक्शंस की बात करें तो देखें, एक यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक जो मेजर फंक्शन है ना कि इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अब देखें, कोई भी है, मिसाल के तौर पे देखें, अगर एक प्लांट सेल की बात हो रही थी तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको जो मटेरियल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, वो कहाँ से वो लेगा, साइटोप्लाज्म से। इसी तरह से ना कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और उन प्रोसेसेस को अगर हम देखें उनमें वेराइटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ना एक हिस्सा से ग्लाइकोजिनोलिसिस लिख रहा हूँ, या इसी तरह से इवन के ना आप ये भी कर सकते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और तीसरा ये मैं लिख रहा हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए, अगर इस तरह की ना टर्म्स यूज़ होती हैं ना, तो जो जेनेसिस है ना ये बेसिकली आता है सिंथेसिस के मीनिंग में। जेनेसिस किस में आएगा, सेंसिस के मीनिंग में आएगा। अब देखें, ग्लाइकोजेनेसिस यानी उसमें जो ग्लाइकोजन की जो फॉर्मेशन हो रही है, और ये आपने पढ़ा हुआ है ख़ास तौर पे जैसे एनिमल सेल के अंदर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद क्या है, वो ग्लाइकोजन बनाते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जिस वक्त हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, व्हेन दे बिकम डेफिशिएंट इन ग्लूकोज, पर्टिकुलरली जो होते हैं ना ये मसल सेल्स हैं या लिवर सेल्स हैं, उनके अंदर ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में होती है। तो जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो वही जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो देखें, लाइसिस है वो ब्रेक डाउन के लिए, ग्लाइकोजिनोलिसिस जो होगा वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के साथ आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, ये एक डिफरेंट पाथवे होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसको आप कहते हैं, यानी उसमें ये सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होगा। दिस विल बी द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे ये वो फोटोसिंथेसिस वाली नहीं है। अब देखें ना, जैसे आप कहते हैं ना ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह जो होते हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। अब देखें, अगर हम ना प्रोटीन से वापस जो है वो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं या लिपिड से बना रहे हैं, तो दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड, प्रोटीन्स और लिपिड्स एट्सेट्रा। तो ये भी क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। फिर एक और बात यहाँ पे ना देखें, जो आपने रेस्पिरेशन यानी बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ा होगा, जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज जो होता है ना वो पायरूवेट या पायरूविक एसिड के अंदर ब्रेक हो रहा होता है, या इसी तरह से देखें जिनके अंदर डायरेक्ट फ्रुक्टोज मौजूद होती है वो क्या है, पायरूविक एसिड के अंदर ब्रेक होगी, तो ये भी क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। यानी ये सारे प्रोसेसेस वहाँ पे चल रहे हैं। फिर देखें, आपने सेकेंड ईयर की बुक के अंदर ना एक प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिहाज से बात की होगी, यानी जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस भी उसको हम कहते हैं। और ये जो प्रोटीन की फॉर्मेशन या बायोसिंथेसिस हो रही है वो भी क्या है, ठीक है, वो मैसेंजर आरएनए आएगा और उसमें राइबोसोम्स अटैच होने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। लेकिन ये भी क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होता है। अब इसमें ना एक और भी, चूँकि ये ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो देखें आपने ना एक पढ़ा था जो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए केमियोस्मोसिस प्रोसेस होता है, और दूसरा जो था वो जिसको आप नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल
फास्फोराइलेशन। तो यानी चूँकि हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछे ना तो आप इसको ना फास्फोराइलेशन को भी इस बायोसेंसेस के अंदर ना ले सकते हैं कि देखें ना, जिसमें आप कहते हैं ना कि जो एक सबस्ट्रेट से फास्फेट रिलीज़ हो रहा है। मैं आसान से एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपने ग्लाइकोलिसिस का एक लास्ट स्टेप देखा था जिसमें पीईपी, पैप भी बोलते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट या पायरुविक एसिड, वो पायरुवेट के अंदर चेंज होता है, फास्फेट ग्रुप रिलीज़ हो रहा है। लेकिन वो फास्फेट ग्रुप जो होगा ना पीईपी से रिलीज़ होने के बाद, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन के फॉर्म में भी उसको लिख देता हूँ कि ये पीईपी था प्लस यहाँ पे क्या है, देखें एडीपी हम कर देते हैं। अब देखें यहाँ से फास्फोइनोल पायरुवेट से वो जाके जब उसके साथ मिलेगा तो एटीपी बन जाएगा, और ये क्या है, पीईपी जो होगा वो पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो एक सबस्ट्रेट से क्या था दूसरे सबस्ट्रेट तक फॉस्फेट जा रहा है, तो इसको हम क्या है, फास्फोराइलेशन, लेकिन क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ये भी कहाँ पे हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यानी बाज़ का एमसीक्यूज़ में आ जाता है, तो आप ना इस फास्फोराइलेशन को भी इसके फंक्शन के तौर पे लेंगे। ओके, अब हम चूँकि यहाँ पे बात कर रहे थे कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना वो तमाम जो ऑर्गेनल्स होंगी वो मौजूद होंगी। अब हम वन बाय वन जब वो इन ऑर्गेनल्स को जब वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और भी ना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, वो जहन में आपने रखना है। जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, यानी वो जब हम डिफ़ाइन करते हैं वो तो हमने किया था ना कि द सेल विच कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वो तो चले यूकैरियोटिक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोई ऐसा न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनेल आपको नज़र नहीं आएगी। तो उसमें एक जहन में रखना है कि जो ऑर्गेनेल्स हैं, मिसाल के तौर पे हम अभी बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट की, यानी जिसका वो फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ठीक है साइटोप्लाज्म में है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो तमाम एंजाइम्स भी मौजूद होंगे जो कि मिसाल के तौर पे जो लाइट डिपेंडेंट स्टेप्स हैं और लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप, जिनको आप लाइट और डार्क रिएक्शन सिंपली कहते हैं, वो भी एंजाइम्स होते हैं इस ऑर्गेनल के अंदर हैं। लेकिन एक याद रखिएगा कि जो आ जाता है ना प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर भी ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, लेकिन एक याद रखिएगा वहाँ पे चूँकि ऑर्गेनेलिस नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर वो एंजाइम्स जो होंगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सिर्फ एंजाइम्स ही नहीं, बाकी भी जितने कंपोनेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज और जो ग्लूकोज को ब्रेक करता है पायरुवेट के अंदर जो एंजाइम थे वो भी वहाँ पे थे साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक में भी थे। लेकिन क्रेब्स साइकिल की तरफ हम जाते हैं तो वो क्या था, विद इन द मैट्रिक्स हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उनके डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आ जाता है, बाकी जनाब वो यानी कंपोनेंट्स हैं वो जितने भी हैं, चाहे एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स हैं या फिर फंक्शन के लिहाज से उनमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी एक यूकैरियोटिक सेल भी रेस्पिरेशन कर रहा है, वो एरोबिक भी कर सकता है, एनारोबिक, प्रोकैरियोटिक भी वही कर रहा है। यूकैरियोटिक में भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहाँ पे भी हो रही है। राइबोसोम्स मौजूद हैं, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोटिक में भी हो रही है, यूकैरियोटिक थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोसेसेस सेम चल रहे होते हैं, तो उन प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ना अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आता है तो उसके लिए आपने जहन में रखना है कि जो है ना फंक्शंस के लिहाज से कोई ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं होती। अब अगर हम ऑर्गेनल्स को देखें, जैसे आपके वो बुक के सीक्वेंस भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनल आते हैं वो है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखें जो यहाँ पे एंडोप्लाज्म का जो आ रहा है ना कि विद इन द साइटोप्लाज्म है ये, जैसे अभी हमने साइटोप्लाज्म की डिवीजन पढ़ी थी ना कि मोस्टली जो इनर पोर्शन है वो क्या होगा, एंडोप्लाज्म। रेटिक्यूलम जो होता है ना, ये नेटवर्क को कहते हैं। जैसे आपने वो पढ़ा भी होगा जो था ना ब्रेन वाला,
कि मिड ब्रेन जो होता है ना वो एक रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होता है ना ये एक नेटेड से होती है, जैसे एक नेट या जाल सा आप देखते हैं ना जाली की तरह से, तो उसमें होल्स होते हैं। तो इस तरह के ना यानी जो अपीयरेंस होती है तो उसके लिए हम रेटिकुलर या रेटिकुलम का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप खुद आप देखें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होगा, नेटवर्क होगा। लेकिन इसमें भी याद रखना है, अगर एमसीक्यू में आता है तो ये नेटवर्क है तो ये किसका होगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। और इसी तरह से ना या दूसरा हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। लेकिन ये चैनल्स कौन से होंगे कि कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये जो चैनल्स से ना उन मेम्ब्रेन्स के दरमियान होते हैं जिनको हम ना मेम्ब्रेन्स को नाम देते थे सिस्टर्निका। क्या होगा, चैनल यानी पाथ या रास्ते को कहते हैं। तो जो हमें सिस्टर्नी मिलते हैं उन सिस्टर्नी के अंदर क्या है, चैनल्स होते हैं, यानी आपस में उन चैनल्स के थ्रू क्या होंगी, सिस्टर्नी जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगी। तो वो चैनल्स भी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर आप इसको देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होगा। और ये देखें सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से ना ये फ्यूज़ कर रहा होता है और इसके नीचे ये देखें ये ट्यूबुलर सा मैं ऐसे एक नेटवर्क सा ये शो कर रहा हूँ। और एक और ये मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया, इसको भी गौर से देखिएगा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी या न्यूक्लियर एनवेलप और डबल लेयर्ड आपने पढ़ा है, तो जो आउटर लेयर होती है, थोड़ा सा मैं ये बड़ा करके ऐसे ड्रा कर देता हूँ। ये फ़र्ज़ करें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही थी, ये वो इनर थी और ये आउटर है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ कंटिन्यूस होती है। यानी ये जहन में रखना है कि सिंपली उसके ऊपर अटैच नहीं है, यानी अगर एमसीक्यू में आता है तो ये जहन में रखना है कि ये उसके साथ क्या है, कंटिन्यूस है। इसलिए एक कंटिन्यूस जो है वो ट्यूबुलर जो होता है ना एक नेटवर्क ये बन जाता है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साथ ही ना ये जो सिस्टर्नी की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, सिस्टर्नी themselves आर सिंगल मेम्ब्रेन। ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्या होते हैं, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ये सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं, प्लस क्या होंगे, दीज आर फ्लूइड फिल्ड। ये क्या हो जाएंगे, फ्लूइड फिल्ड होंगे। और देखें जो फ्लूइड फील्ड इस तरह से आपको ये नज़र आ रही है, ये देखें सिंगल मेम्ब्रेन थी। अगर मैं यहाँ से इसका सेक्शन भी काटता हूँ ना, ये देख लें उसके ना अंदर ये आपको इस तरह से ये इनर स्पेस नज़र आएगी, यानी वो क्लोज मेम्ब्रेन्स होती हैं, वेजिकल्स, इनको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। और ये सिस्टर्नी की टर्म ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ तक है, आगे आपने ना गोल्जी एपरेटस पढ़ा हुआ है, वहाँ पे डिक्टियोसोम जो होते हैं ना वो भी क्या है, ऑलमोस्ट ये सिस्टर्नी होते हैं। आप कहते हैं ना कि उसमें स्टैक ऑफ सिस्टर्नी, तो वो सिस्टर्नी यही वाली होती हैं। तो एक जनरल टर्म है जो कि क्या है, हम फ्लूइड फील्ड क्लोज मेम्ब्रेन्स के लिए यूज़ करेंगे। अब ना देखें एक एमसीक्यू यहीं से बन सकता है कि जो सिस्टर्नी है दे आर द पार्ट ऑफ। अब उसमें ऑप्शन देख लें कौन कौन से हैं। अगर सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो नो डाउट दे आर द पार्ट ऑफ दैट। क्यों, कि वो चैनल्स होते हैं इस सिस्टर्नी के दरमियान होते हैं, तभी ये ठीक है। अगर उसके साथ सेकंड जो मैंने अभी बात की गोल्जी बॉडीज़ के लिहाज से स्टैक ऑफ सिस्टर्नी जब हम कहते हैं तो यही सिस्टर्नी जो होती है वहाँ पे भी होंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक ये नेटवर्क सा बनता है। आगे आ जाता है कि इनकी ना अगर मॉर्फोलॉजी को हम देखें मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इनकी क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एमसीक्यू में आ सकता है, कितनी टाइप्स उसकी, 2 हैं। और वो कौन कौन सी हैं जी, एक उसमें आ जाएगी जिसको आप RER से डिनोट करते हैं, और दूसरी जो थी वो क्या है, SER है।
एक क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ। और वो आपने पढ़ा हुआ भी है कि जो राइबोसोम्स होते हैं अगर वो इसके ऊपर अटैच है इस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो दैट विल शो अ रफ अपीयरेंस, और रफ अपीयरेंस की वजह से वो उसको हम ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। और अगर नहीं है विदाउट है तो उसमें क्या होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ज़ाहिर उसकी स्मूथ अपीयरेंस होगी। अच्छा अब ना अगर एक MCQ आता है कि विच इज़ द कॉमन फंक्शन ऑफ बोथ, मैं फंक्शन की तरफ आ रहा हूँ। कॉमन फंक्शन की बात करें तो देखें कॉमन जो इनका फंक्शन आता है ना वो है एक ट्रांसपोर्ट, कि ये क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं। हाँ मटेरियल्स में फर्दर डिफरेंस होता है, वो एक इन जनरल जैसे आप कहते हैं ना रफ में चूँकि राइबोसोम से तो वो प्रोटीन बना रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, स्मूथ में लिपिड सेंसेस हो रही है ठीक है वो करें, लेकिन है तो ट्रांसपोर्ट के साथ दोनों रिलेटेड है ना। और इसी तरह से एक आ जाएगा इसमें मैकेनिकल सपोर्ट, कौन सा मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी क्या है दोनों का कॉमन फंक्शन है कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। हालांकि होते बड़ी डेलिकेट हैं लेकिन फिर भी क्या है अप टू सम एक्सटेंट दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो ये भी एक याद रखिएगा इसके फंक्शन में। देखें जो प्योरली प्रोटीन सेंसेस के साथ रिलेटेड है, यानी प्रोटीन सेंसेस भी हो रही है प्लस प्रोटीन्स को जब वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन एक याद रखिए ये ऐसा नहीं है कि आपस में ना स्मूथ और रफ जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब प्रोटीन जो होती है ना मिसाल के तौर पे अगर ग्लाइकोप्रोटीन हम बनाते हैं या लिपोप्रोटीन बनाई जा रही है तो लिपिड्स तो मौजूद थे कहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, वहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे थे। तो फिर क्या होगा कि प्रोटीन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट होगी स्मूथ और वहाँ पे उनके साथ कंबाइन करेगी। तो इस तरह से ना यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन भी करें। फिर इसी तरह से कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि आउटसाइड द सेल भी जो होती हैं वो मूव कर सकती हैं, तो उनको भी क्या है एक सेल के एक पार्ट से दूसरे और इवन के आउट ऑफ द सेल में भी वो हेल्प करेंगे। लेकिन वो हम आगे ना गोल्जी बॉडी के साथ एग्जैक्ट मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब देखें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस आएंगे उनमें एक तो सबसे पहला हमने क्या दिया लिपिड सेंसेस, इनका ताल्लुक किसके साथ है लिपिड सेंसेस के साथ। अब देखें वो जो लिपिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहाँ से होगा, तो बिल्कुल आसान सा है कि देखें जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से क्या होगा बनता है लिपिड्स। तो ये उन दोनों को कंबाइन कर रहे होते हैं और इस तरह से क्या ये लिपिड्स बना रहे होते हैं। लेकिन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ से आएगा, आपने वो डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है कि जो लिपिड की जो डाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अब देखें जब सेल के अंदर आएंगे और वहाँ से वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं तो ये क्या है उनको लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से देखें कुछ आपने ना हार्मोन से पढ़ा है जो क्या होते हैं जैसे स्टीरॉयडल हार्मोन आपने पढ़े थे। अब उसमें फॉर एग्जांपल एक कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स पढ़े हुए हैं आपने, कॉर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं और ये कौन बना रहा होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी जो एड्रीनल ग्लैंड का जो पोर्शन है एड्रीनल कॉर्टेक्स उसमें ये कॉर्टिकल हार्मोन्स बन रहे होते हैं। कॉर्टिकोस्टीरॉइड उनको हार्मोन कहते हैं जैसे एल्डोस्टेरोन था, या इसी तरह से ना जो एंड्रोजन भी आपने पढ़ा है। अब ये वाले जो हैं ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ये भी कौन बनाएगा SER। और इसी के साथ साथ देखें यहाँ पे अगर आज सेक्स हार्मोन की जो सेंसेस है देखें ना जो सेक्स हार्मोन से जैसे टेस्टोस्टेरोन है प्रोजेस्टेरोन है वो भी क्या होते हैं स्टीरॉयडल इन नेचर हैं,
यानी आप इनको ना ये कह सकते हैं कि ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, और ये स्टीरॉयड्स जो भी बने हैं स्टीरॉयडल हार्मोन, वो भी एक सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ही बनेंगे। फिर साथ ही ना एक यहाँ पे और भी मैं ऐड इसमें कर देता हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बात का ये MCQ में आता होता है, तो उसके लिए ना आपने जहन में रखना है कि अगर एक सेल का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है तो वो कौन सा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करना, क्यों? डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो कौन करेगा? SER। ये सारे के सारे फंक्शंस है ना, ये इसी के हैं। और अगर ना कंप्लीट बॉडी का जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन देखें, वो तो सेल का सेंटर था ना, तो एक याद रखिए हमारा जो लिवर होता है हमारी कंप्लीट बॉडी के लिहाज से वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, यानी कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आता है तो उसको वो डिटॉक्सिफाई करेगा। इंशाल्लाह आगे चल के हम ना ये कुछ बात करेंगे उसके पेरोक्सिसोम्स की, जो माइक्रो बॉडीज़ के अंदर आती हैं। तो वो जो थी ना फर्स्ट टाइम जिससे डिस्कवर हुई थी तो वो लिवर के अंदर हुई थी, और लिवर में भी क्या था कि वो यानी जो अल्कोहल थी उसको जब वो कन्वर्ट कर रही हैं इसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड में, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो फिर ब्रेक डाउन होगा वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, तो ये पेरोक्सिसोम्स के अंदर हो रहा था। और बेसिकली ना अल्कोहल और हाइड्रोजन परऑक्साइड दोनों क्या होते हैं? टॉक्सिक हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं। तो देखें ये जिस तरह से ना हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से कई टॉक्सिक मटेरियल्स जो होंगे इसके अंदर डिटॉक्सिफाई। नेक्स्ट एक और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पल्सेस हैं, ठीक है ना, जो इम्पल्स वगैरह होती है वो भी ये सेंड कर रहे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ख़ास तौर पे आपने ना वो जो मसल वाला टॉपिक पढ़ा होगा सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, उसमें आपने देखा था वहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की थी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, जो क्लोजली होता है टी ट्यूब्यूल के साथ, तो जैसे वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगी टी ट्यूब्यूल तक, जो नर्व इम्पल्स है वहाँ से वो चली जाती है किस में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं कैल्शियम आयंस, और उसमें कैल्शियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और फिर वो आपने मसल कंट्रैक्शन का पढ़ा हुआ। तो यानी ये सारे ना ये देखें अब वो रिलेटेड हैं किसके साथ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात कर दूँ, वो जो गोल्जी बॉडीज़ बनते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा जो सिस फेस था, अभी मैं लिख भी देता हूँ कि जो सिस फेस है या जिसको आप फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, तो इस सिस फेस या फॉर्मिंग फेस में क्या है कि जो स्मॉलर वेजिकल्स होती हैं ना, जो इनकमिंग वेजिकल्स होती हैं वो आपस में मिल के ये बना रही होती हैं सिस्टर्नी, इस तरह की ना ये मेम्ब्रेन्स बना रही होती हैं। अच्छा, सिस्टर्नी जो है वो प्लूरल है, सिस्टरना सिंगुलर होगा। तो ये जो है वो कहाँ से आती हैं? ज़्यादातर जो है ना वो बुक्स के अंदर जो आपको मिलेगा वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन कुछ बुक्स में जब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिया हुआ है, तो भाई अगर रफ से भी आ रही है ना तो क्या होगा? देखें जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमने कहा प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होके जब स्मूथ में जा सकती हैं, वहाँ से फिर एक वेजिकल जो कि दैट विल बी बर्डेड ऑफ फ्रॉम द सरफेस, तो वो फिर वेजिकल जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से बर्ड ऑफ होने के बाद क्या वहाँ से सेपरेट होती जाएंगी, और फिर आगे जाके ना जो गोल्जी एपरेटस जब बन रहा होता है तो वहाँ पे आपस में वो फ्यूज़ करती जाएंगी। तो अब मिसाल के तौर पे अगर एक वेजिकल में प्रोटीन आ रही है, दूसरी वेजिकल जब वो लिपिड लेके आ रही है, जब वो फ्यूज़ करेंगे एक सिस्टर्ना में दोनों आ जाएंगे, फिर वहाँ पे वो आपस में कंबाइन करने के बाद क्या है एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लिपोप्रोटीन बना देंगे। या फिर इवन कि अगर सिर्फ प्रोटीन आई है तो फिर वो उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है एक, यानी अगर वो एंजाइम में चेंज करना है तो उसको एंजाइम में कर दिया जाएगा, इस तरह से उसके यानी फिनिशिंग या फिनिश प्रोडक्ट के अंदर भी चेंज किया जा रहा होता है। यहाँ तक आई थिंक
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब इसके बाद ना जो नेक्स्ट सेल की जो ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये अटैच होते हैं और ये वो स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोम्स जो कि आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी। तो जो राइबोसोम्स हैं, अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे आइदर इन फ्री फ्लोटिंग स्टेट या फिर क्या होगा, यानी फ्री फ्लोटिंग ये स्टेट में भी मिलेंगे, या फिर क्या होंगे, दीज आर अटैच्ड टू RER में यहाँ पे लिख रहा हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन एक याद रखिएगा, अगर MCQ में आ जाए ना तो सिर्फ ये नहीं है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखें, जब आप ना वो जो था ना न्यूक्लियर एनवेलप की बात कर रहे थे तो आपने कहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से डबल लेयर्ड है, ठीक है, आउटर और इनर होती है, और ख़ास तौर पे जो आउटर लेयर थी इस तरह से वो कंटिन्यू होती है जस्ट लाइक दिस। ये देखें ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये जो डॉट्स हैं ये क्या हैं, दीज आर द राइबोसोम्स, जो कि क्या थे यहाँ पे इसके साथ यही राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा उसकी जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे भी क्या है ये अटैच होंगे। बाकी अगर हम ना इनकी डिस्कवरी की बात करें तो ये पैलेड आपने साइंटिस्ट याद रखना है 1955 में क्या थे ये पैलेड ने इनको डिस्कवर किया था। अब देखें ये जो मैंने जैसे साइंटिस्ट का नाम दिया, बाज़ का MCQs यूँ भी बनता है कि विच इज़ रिलेटेड टू राइबोसोम्स, यानी अगर आपको दे दी जाए एक स्टेटमेंट कि विच वन इज़ रिलेटेड टू राइबोसोम्स, पैलेड का नाम भी है, मिसाल के तौर पे रॉबर्ट ब्राउन भी दिया हुआ है, इसी तरह डार्विन का नाम भी है, या डिड्यूव का आ जाता है, तो उसमें देखिएगा पैलेड जो है वो उसने ये डिस्कवर की थी, यानी MCQs ऐसे बन सकते हैं। बाकी जैसे मैंने डिस्कवरी का ईयर बता दिया तो ये भी क्या होगा उस ईयर के साथ भी जो है वो MCQ बन सकता है। अब देखें यहाँ पे एक राइबोसोम्स की जब हम टाइप्स की बात करते हैं ना तो दो तरह के मिलते हैं हमें राइबोसोम्स। एक वो होंगे जिनको आप 70S कहते हैं और दूसरे कौन से हैं 80S, यानी 70S और 80S, ये दो तरह के क्या हैं राइबोसोम्स मिलेंगे। और एक याद रखिएगा कि जो 70S वाला होता है वो स्मॉल होगा और 80S वाला जो है वो क्या है लार्ज है, यानी ये दो तरह के आपको जो है वो क्या है ये राइबोसोम्स मिलेंगे 70S और 80S। अब जो 70S वाले हैं ना ये क्या हैं प्रोकैरियोट्स में होते हैं, जबकि जो 80S वाले हैं ये किस में आपको मिलेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। अब देखें अगर ना कोई भी MCQ आ जाए और उसमें आपको ना वैरायटी ऑफ सेल्स ऑप्शंस में दे दिए जाएं, तो मिसाल के तौर पे किसी बैक्टीरियम का नाम लिखा हुआ है, किसी एनिमल या प्लांट का नाम दिया हुआ है, तो अगर ये पूछा जाता है ना कि विच विल नॉट कंटेन 80S, तो जो बैक्टीरियल सेल का नाम होगा वो ऑप्शन बनेगा। अच्छा यूँ भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 70S राइबोसोम, तो वो फिर क्या होगा जो भी बैक्टीरियल सेल आपको मिलेगा या प्रोकैरियोटिक सेल उसमें है। अच्छा सिर्फ यही नहीं है, ये जो 70S है ना ये साथ यहाँ पे आपने प्रोकैरियोट्स के ये भी लिख रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखिए आपने ना सेकेंड ईयर की बुक में जो पढ़ा था ना जो ऑर्गेनेलिस ऑफ एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन में ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आते हैं, तो इन दोनों के अंदर क्या होंगे ये 70S होंगे। ये भी आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। हालांकि कई लोग ये समझते हैं भाई कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो
यूकैरियोटिक सेल में है तो यूकैरियोटिक में ATS होते नहीं, जो इनके होंगे यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ये 70S होगा, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें भी 70S, जबकि जो यूकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, वो जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है साइटोसोल, उसके अंदर ये क्या है, ये ATS होंगे। लेकिन एक बात है कि ये जो 70S और ATS वाले जो होते हैं ना, ये तो S जो हम लिख रहे हैं ये है क्या, बेसिकली जो S है दैट इज स्वेडबर्ग सेडिमेंटेशन यूनिट में इसको कह देता हूँ। अब देखें ये जो स्वेडबर्ग सेडिमेंटेशन जो यूनिट है ना, जो S हम साथ लिखते हैं, ये क्या था। अगर आप ना जो शुरू का जो लेक्चर है, जो सेकंड लेक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, उसमें हमने जो सेलुलर टेक्निक्स पढ़ी थी उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की बात हुई थी। देखिए उसमें सेंट्रीफ्यूज जब हम करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या फ़ायदा था कि जो ऑर्गेनेलिस होती हैं ना, दे विल मूव विद ग्रेटर स्पीड टुवर्ड्स द बॉटम। देखिए ना, अगर आप ना जो सेल की जो फ्रैक्शनेशन कर रहे होते हैं, अगर सेल को आपने डिसरप्ट किया और ब्रेक डाउन करने के बाद उस सेल के तमाम कंपोनेंट्स डाल दिए, नो डाउट वो ऐसा ऐसा क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगी, वो बॉटम की तरफ मूव करेंगे, बट विद वेरी स्लो स्पीड। उसमें क्या है, आपको ना कुछ ऑर्गेनेलिस के डेज और इवन वीक्स लग जाएंगे। लेकिन अगर हम उसी को स्पीड अप करते हैं तो वो आपने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पढ़ी कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो मूव करेंगे। तो एक याद रखिएगा कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये बहुत स्मॉलर ऑर्गेनेलिस होती हैं, और यहाँ पे ये जो सेडिमेंटेशन है ना जो हम कर रहे होते हैं, वो उसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसलिए क्या बोलेंगे आप, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये 1 लाख रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ ना ये जो चल रही होती है वो कौन सी होगी, अल्ट्रा, यानी 1 लाख रेवोल्यूशन पर मिनट। और ये इसके लिए ना जो टाइम होगा वो राइबोसोम्स के लिए ना ये रेट यही है, बट इट विल बी फॉर 1 to 2 आवर्स। यानी आपने ये टाइम भी नोट रखना है कि इसमें 1 से 2 घंटे के लिए क्या है, आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तब जाके क्या होंगे, ये सेटल हो। और ये जो इतनी हाई स्पीड है और इतने ज़्यादा टाइम के बाद ये सेटल डाउन होते हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उनके जो डेंसिटीज़ हैं वो बहुत स्मॉल हैं। यानी आपने कहा था ना डेंसिटी के बेस पे इनको हम कर रहे हैं, तो स्मॉलर डेंसिटी की वजह से क्या होगा। अब देखें यहाँ पे 70S वो 80S, ये दो जो है उनके सेडिमेंटेशन रेट्स उन दोनों के मेंशन है। तो खुद देखें ना 70S है वो जो रेट है वो कम है, इसका मतलब क्या होगा, ये स्लो स्पीड से, और 80S वाले क्या होंगे, वो ग्रेटर स्पीड के साथ सेटल डाउन होंगे। तो अब ना यहाँ पे इसी वजह से हम कहते हैं वो लार्जर भी, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चरली देखते हैं तो इनके क्या होंगे, 2 सब यूनिट्स होंगे, हर एक के क्या है 2 सब यूनिट्स हैं। अब वो 2 सब यूनिट्स यहाँ पे जो आते हैं ना वो कौन से हैं जी, 60S और 40S वाले थे, और इधर क्या है वो 50S और ये देख लें 30S है। और ये जो इस तरह से हम कहते हैं ना 60 और 40 वाले, 60 वाला जो होगा ज़ाहिर देखें उसका सेडिमेंटेशन रेट जो वो हाई है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। ये बात का MCQ में आ सकते हैं कंपैरिजन में, 40S की कम है, इसी तरह से 50 और 30 है। लेकिन देखें ये जो था ना राइबोसोम के स्ट्रक्चर के लिहाज से 2 सब यूनिट्स बनते थे। यानी ये देखें मैं जैसे ये बना रहा हूँ ना, तो प्रोकैरियोट के अंदर ये 60 था और ये 40 है, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये कितना बन रहा है, इसका 80S। उसकी वजह ये होती है कि देखें जैसे आपने ना वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब आप 2 लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर एक लिक्विड लेता हूँ मिसाल के तौर पे 80 ml है, दूसरा 20 है, तो जब उनका सॉल्यूशन में बनाऊँगा, मिक्सचर बनाता हूँ तो वो 100 ml ही होगा। बाज़ का तो वॉल्यूम इंक्रीज़ भी कर जाता है और बाज़ का वो 100 से कम भी होता है।
वो जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसमें ये आता था। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का को ऐड करने के बाद 100 आता है तो वो होगा। जिस तरह ये आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ शेप्स के अंदर जब वो चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सेडिमेंटेशन रेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी 100 के बजाय इसका 80 होगा और इसका 70। और ये प्रैक्टिकली डिटर्मिन्ड है, ये ऐसे नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमने क्या देखा, ये 80s पे और 70s पे के सेटल डाउन होंगे। अच्छा, अब ना एक और बात भी यहाँ पे आपने जहन में रखनी है, ये चूँकि आप सेकंड ईयर में आप प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक बड़ी डिटेल वो आप पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैसेंजर आरएनए आ रहा था, जब मैसेंजर आरएनए आएगा तो ये उसके साथ क्या है, अटैच होते हैं। उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले जो होता है ना वो स्मॉलर सब यूनिट आएगा, बाद में क्या होता है, लार्जर सब यूनिट। अब देखें जैसा ये दोनों सब यूनिट्स जो है ना आके मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो गए, अब वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। लेकिन यहाँ पे ये देखें मैं Mg+2 मैग्नीशियम आयंस को मेंशन कर रहा हूँ। तो जब ये अटैच होते हैं तो एक कंप्लीट राइबोसोम जब बनता है तो वो फिर क्या होगा, मैग्नीशियम आयंस होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उनके थ्रू क्या होता है, ये आपस में अटैच। ये भी MCQ में आ सकता है। तो इस तरह से फिर क्या होगा, एक कंप्लीट। फिर आपने एक डायग्राम देखी होगी जिस साथ ना ये मैसेंजर आरएनए में ना वो के साथ मूव करेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन हो रही है, लेकिन जहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स आ जाते हैं, ये जो किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते, तो उसमें क्या था, टर्मिनेशन फेज होती है ट्रांसलेशन की, दोनों राइबोसोमल सब यूनिट क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। और एक याद रखें, ये वाला जो मैसेंजर आरएनए का एंड था ये 5 एंड था और ये क्या था, 3 हेड एंड। तो जहन में रखना है ट्रांसलेशन के दौरान ये 5 एंड पे अटैच हो गए दोनों सब यूनिट, और 3 एंड पे क्या होंगे, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यानी जैसा ये ट्रांसलेशन होती है उस दौरान ये क्या होंगे, अटैच होंगे। फिर एक और पॉइंट भी यहाँ पे कि अगर एक मैसेंजर आरएनए आ गया और आपने एक प्रोटीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, तो उसमें ये नहीं है कि एक राइबोसोम ये जा रहा है फिर वापस आके फिर वो अटैच होगा, बल्कि क्या था, नंबर ऑफ राइबोसोम्स क्या होंगे, दे मे बी अटैच टू द सेम मैसेंजर आरएनए। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए ना, ये देखें अगर आपको इस तरह की कंडीशन नज़र आती है, ये देख लें, ये राइबोसोम्स अटैच थे और ये मूव कर रहे थे, ये जो ग्रीन कलर में मैंने शो किया ये क्या है, वो प्रोटीन की चेन है। तो जैसे जैसे ये मूव करते जा रहे हैं आप देखें प्रोटीन जो है वो इलोंगेट होती जा रही है और एक सिंगल मैसेंजर आरएनए से मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ प्रोटीन जो होती हैं वो सिंथेसाइज की जा रही है। लेकिन ये जो कंडीशन है इसको हम एक नाम देते हैं, पॉलीसोम भी कह देते हैं या इसको सिंपली पॉली राइबोसोम भी बोला जाता है। और ये पॉली राइबोसोम क्या होगा कि जिस वक्त क्या होंगे, बहुत से राइबोसोम्स होते हैं, दे आर अटैच टू द सेम मैसेंजर आरएनए। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये बात क्लियर हो रही होगी कि ये जो है ना वो किस तरह से मल्टीपल कॉपीज़ हैं वो बना रहे हैं। अच्छा, अब ना अगर देखें हम इनके ना फंक्शंस के लिहाज से, तो जो राइबोसोम्स है ना यहाँ पे क्लियर हो रहा है इसी के अंदर कि उनका जो मेन फंक्शन था वो क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस है। अब देखें यहाँ पे जो प्रोटीन्स बनती हैं तो वो प्रोटीन्स होती हैं वो रफ फॉर्म में है, यानी आप कह सकते हैं कि जैसे आपने ना प्रोटीन की जो देखे थे कन्फॉर्मेशंस या स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा जिसे प्राइमरी प्रोटीन कन्फॉर्मेशन थी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब देखें जो प्राइमरी थी ना उसमें क्या था कि एक लीनियर चेन अमीनो एसिड की बनती है। तो देखें ये जो राइबोसोम, ये MCQ में आ सकता है कि जो राइबोसोम के थ्रू जो अभी प्रोटीन बन रही थी, जो लीनियर मैनर में आप ना अरेंज कर रहे हैं अमीनो एसिड को, तो वो अभी क्या हो रहा है, प्राइमरी प्रोटीन कन्फर्मेशन, या इसको आपने सिंपली प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कि जो कि यहाँ तक बनता है। बाकी ना उसके बाद ना जैसे हम गोल्जी बॉडी से पढ़ते हैं कि वो फिनिश फॉर्म के अंदर उन प्रोटीन को कन्वर्ट करती है। मिसाल के तौर पे देखें अगर एक प्रोटीन बनी थी जो एक लॉन्ग एक लीनियर चेन है, अब आप उसे एंजाइम बनाने जा रहे हैं,
जो एंजाइम्स होते हैं वो तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आते हैं। और वो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना एंजाइम, वो कब बनेगा? ख़ास तौर पे जैसा एंडोप्लाज्मिक जो गोल्जी बॉडीज़ हैं उनमें से जब पास ऑन होता है तो वो फिर ऐसा से सेकेंडरी टर्शियरी को इस तरह से ना कन्फर्मेशन की तरफ जाएंगे और आगे स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसका जस्ट काम जो था वो क्या था? ये प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था वो उसको कंट्रोल करना है। बाकी रह गया जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है हमें साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, लेकिन ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं? आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियोलस, जिसका प्लूरल जो होता है ना न्यूक्लियोलाई है, यानी कुछ सेल्स में सिंगल न्यूक्लियोलस होता है, कुछ में क्या होंगे एक से ज़्यादा जो है यानी न्यूक्लियोलाई होंगे। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ना, इसको एक हम नाम भी देते हैं कि इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, या सेंसेस भी कह सकते हैं। यानी जो राइबोसोम के सेंसेस या फॉर्मेशन की जो फैक्ट्री है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये राइबोसोम्स बनेंगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस के पास, और उसके बाद क्या होंगे? दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद ना साथ एक जो राइबोसोम्स हैं, अगर हम उनके नंबर की बात करें तो एक सेल के अंदर इनका नंबर जो होता है ना फ्यू से लेके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में भी जा सकता है। लेकिन इसमें एक याद रखिएगा कि अगर कोई एक ऐसा सेल है जो सिक्रीटरी सेल है, जिसके अंदर ना प्रोटीन सेक्रीशन बन रही है, तो उन सेल्स के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ राइबोसोम्स ज़्यादा होगा। अब देखें मिसाल के तौर पे एक रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन की बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक यंग जो रेड ब्लड सेल उसके अंदर नंबर ऑफ राइबोसोम ज़्यादा होता है, और इस तरह से फिर क्या होंगे? वो राइबोसोम्स जो है ना वो हीमोग्लोबिन बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना राइबोसोम की अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखें जो नंबर है, एक याद रखिए जैसे हम कहते हैं ना नंबर ऑफ ऑर्गेनेल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, तो इनका नंबर उसी तरह से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू नीड। अगर एक प्रोटीन रिक्वायर्ड है तो वो इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और इसी तरह डिक्रीज़। और रह गया इनका जो है जो डैमेज हो जाते हैं या अनवांटेड जो राइबोसोम्स हैं उनका नंबर डिक्रीज़ कैसे होगा? वो आपने पढ़ा था लाइसोसोम्स जो हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, यानी जिनको आपने ऑटोफैगोसोम्स का नाम दिया था, वो ऑटोफैगोसोम्स हैं। ये बेसिकली क्या है जी? लाइसोसोम्स होते हैं, वो जो डैमेज और अनवांटेड जो राइबोसोम्स हैं उनको क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे। मेरे ख्याल में यहाँ तक ना ये तमाम बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। सिर्फ एक पॉइंट रह गया है जो मैंने शुरू में बोला था कि ये वो थी जो कि क्या है, दोनों के अंदर आपको मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक में। लेकिन एक याद रखिएगा, जो हमने डेफिनेशन की थी ना यूकैरियोटिक की, वो ये थी कि यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो अगर ये कहें ना राइबोसोम्स ऑर्गेनेलीज हैं भाई और वो प्रोकैरियोटिक में मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। हमने बाय डेफिनेशन कहा था कि वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं। तो याद रखिएगा राइबोसोम्स होते हैं ना, इनको आप लिख लीजिएगा कि दीज आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। और ये ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, अगर केमिकल नेचर के लिहाज से देखें तो हम ये कहते हैं कि दीज आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। और क्यों आप इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कह रहे हैं? कि इनके अंदर क्या होगा? आरएनए है, लेकिन ये कौन सा होगा? आरएनए,
राइबोसोमल आरएनए बोलेंगे, प्लस क्या होगा, प्रोटीन होगी। और ये जो है दोनों जो होते हैं ना, इनके अंदर 50-50% तक जो है वो क्या है, आरएनए, और 50% इसमें क्या होगी, प्रोटीन आपको मिलेगी। अब ना ये जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर से, ठीक है, ये दोनों के अंदर हैं, साइटोप्लाज्म में होंगे, इनके प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये क्या है, आपको फ्री फ्लोटिंग स्टेट में सिर्फ मिलेंगे। क्यों? उनके अंदर जो होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता। थैंक्स वेरी मच।